ना मुझसे दूर रहकर। मैं जहाँ जाती हूँ तो वहाँ क्यों आ जाती है? पता नहीं है क्या रात और दिन एक साथ नहीं चल सकते? आरती तू क्यों अपनी बहन पर इतना चिल्ला रही है? माँ इस काली कलूटी बैंगन लूटी से बोल दो मुझसे दूर रहे। ये काली कलूटी मेरी बहन नहीं हो सकती। नाराज आरती वहां से चली जाती है और आशा निशा से बोलती है, निशा हम पार्टी में जा रहे हैं बेटा, थोड़ा तो मेकअप कर लेती। माँ आरती का तो मुझे समझ आता है वो गोरी है, पर मैं तो काली हूँ और मेकअप करने से मैं कोई गोरी नहीं हो जाऊंगी। बेटा मेरा वो मतलब नहीं है, रहने दो माँ। आरती और निशा दोनों ही अपनी माँ से नाराज हो जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आशा अपनी दोनों बेटी के लिए रिश्ता देखने लगती है। ऐसे ही एक दिन पंडित जी दिवाकर नाम के एक लड़के की फोटो आशा विनोद को देकर जाते हैं और आशा आरती को अपने कमरे में बुलाकर बिठाकर फोटो दिखाती है। तू बड़ी है इसलिए तेरी शादी पहले करवानी जरूरी है। देख तेरे लिए ये रिश्ता आया है। लड़का बहुत अच्छे घर से है, पंडित जी के ही रिश्तेदार है और कल तुझे देखने आ रहे हैं। माँ इस लड़के में तुम्हें पसंद क्या आ गया? कहाँ मैं इतनी गोरी सुंदर और कहाँ ये एवरेज सा लड़का? मुझे इससे शादी नहीं करनी। अगर आपको ये लड़का इतना ही पसंद है तो अपनी कलूटी बेटी की शादी करवाओ इससे। वैसे भी मेरे कॉलेज में एक लड़का है जो काफी अमीर है और उसका बड़ा घर नदी के इस तरफ नदी के कोने पर है। अगर मेरी शादी करवानी है तो आप मेरा रिश्ता उसके घर लेकर जाओ, मैं उसी लड़के से शादी करूंगी। आशा आरती को समझाती है पर वो नहीं मानती। अगले ही दिन लड़के वाले आने वाले थे, जिस वजह से आशा काफी परेशान होती है। अगले दिन जब सुनकर आरती बहुत खुश होती है। शाम को जब आरती अपने पति और सास के साथ डिनर के लिए जा रही होती है तो उसकी नजर अपनी काली बहन पर पड़ती है, जो अपनी सास के साथ नाव में बैठ नदी की सैर कर रही थी। अच्छा हुआ कि मैंने उस गरीब से शादी नहीं की। मेरी काली कलूटी बहन ही ऐसा गरीब ससुराल डिजर्व करती थी। कहाँ मैं अपने पति के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रही हूँ और कहाँ वो बेचारी अपनी सास के साथ नाव में घूम रही है। अपनी बहन को अपनी सास के साथ बोटिंग करता देख आरती को हंसी आ जाती है और उसे खुद की पसंद पर नाज होता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दिवाकर नदी पार करके बड़े ही प्यार से निशा के लिए कुछ मेकअप के प्रोडक्ट लेकर आता है और कमरे में बिठाकर उसे दिखाता है। निशा देखो, तुम कुछ नहीं करती ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, फाउंडेशन जैसे मेकअप के प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। मैं काली हूँ और इन्हें लगाने से कोई गोरी नहीं हो जाऊंगी जो आप लेकर आए हो। मेरी बहन भी मेरे काले रंग से चिढ़ती थी और मेरे पति भी मुझे गोरा करने के लिए क्रीम पाउडर लेकर आए हैं। निशा की ऐसी बातें सुनकर दिवाकर उदास वहां से चला जाता है। तो वहीं शादी के 1 महीने में ही आरती का सारा मेकअप प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। तो वो लिविंग हॉल में टीवी देख रहे पति के पास जाती है, जहाँ सास भी थी। अमित मेरे सारे मेकअप प्रोडक्ट खत्म हो गए हैं, तुम अभी जाकर लाकर दो ना। बहू रात के 10 बज चुके हैं, दुकान भी बंद होगी। घर आता है जहाँ निशा मुंह धोकर मेकअप करने के लिए बैठी है। क्या हुआ, परेशान हो गई? अरे समझ नहीं आ रहा पहले कौन सा क्रीम लगाना है। चलो आज मैं तुम्हारा मेकअप करता हूँ, जब हम कल पार्टी में जाएंगे तो तुम तैयार होकर चलना। इतना बोलकर दिवाकर शीशे के पास निशा को बैठाकर अपने हाथों से उसके फेस पर सीरम लगाता है और क्रीम, और इस तरह उसका मेकअप अपने हाथों से करता है। मेकअप होने के बाद निशा खुद को शीशे में देखती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। तो वहीं ऑफिस जाते वक्त अगले दिन सुबह गेट पर खड़ी आरती अपने पति से कहती है, सुनो, अब तुम मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते, इसलिए शाम को जल्दी आना, हम कहीं बाहर चलेंगे। हाँ बिल्कुल। अब शाम को आरती अपने पति के आने का इंतजार करती है पर अमित घर नहीं आता, जिसके बाद वो परेशान होकर बाहर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहन अपने पति के साथ नदी किनारे नदी में पैर लटका कर बैठी है और काफी खुश है। आज मैं खुद को बहुत अच्छी लग रही हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, मेरी कितनी परवाह करते हैं। अगर मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? अच्छा चलो घर में चलते हैं, माँ कब से आवाज दे रही है, खाने का समय हो चुका है। इतना बोलकर दोनों घर में जाते हैं और एक साथ खाना खाते हैं। तो वहीं आरती सारी रात नहीं सोती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। क्योंकि अब अमित आरती को समय नहीं देता, इसलिए आरती चिड़चिड़ी होने लगती है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी आजकल अमित जी इतने काम में व्यस्त हो गए कि उनके पास मेरे लिए समय नहीं। चलिए आज हम दोनों सास बहू बाहर आइसक्रीम खाने चलते हैं। हाँ बहू चलते हैं, पता नहीं अमित को क्या हो गया है। इतना बोलकर आरती जब अपनी सास के साथ बाहर जाती है तो एक बार फिर अपनी बहन को दिवाकर के साथ नदी किनारे देखती है, जहां निशा बैठी होती है। तो वहीं दिवाकर सनसेट के साथ फोटो खींच रहा होता है। तो वहीं सुमित्रा निशा दिवाकर के लिए चाय लेकर आती है। लो मैं तुम दोनों की चाय भी लेकर आ गई। माँ जी आपको इन सब की क्या जरूरत थी, आप मुझे आवाज देती मैं आ जाती। अरे क्या फर्क पड़ता है अगर माँ चाय लेकर आ गई तो। दूर से अपनी बहन को अपने परिवार के साथ खुश होता देखकर आरती अंदर ही अंदर जलने लगती है। समय यूं ही गुजरता है और आरती अमित से लड़ना शुरू कर देती है।
जिस वजह से अमित घर आना और आरती का फोन उठाना ही बंद कर देता है। ऐसे ही एक दिन आरती अमित को फोन करते हुए बाहर जाती है, जहां वो नदी के दूसरी तरफ निशा को दिवाकर के साथ भुट्टा खाता देखती है और दिवाकर निशा के बाल बना रहा होता है। ये लो, मैंने तुम्हारे बाल भी बना दिए, अब तुम्हें भुट्टा खाने में परेशानी नहीं होगी। नदी किनारे चल रही इन तेज हवाओं की वजह से भी। हाँ, इतना ख्याल तो कभी मेरी माँ ने भी नहीं रखा मेरा। वो कलूटी मुझसे ज्यादा खुश कैसे रह सकती है। अपनी बहन की खुशी देख आरती निशा से जलने लगती है और वो गुस्से में घर आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। काफी दिनों से अमित घर नहीं आता, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, तुम्हारा लहंगा फटा है तुम जानो। प्रिया सगी बहन होने के बावजूद भी अपनी बहन की मदद किए बिना चली जाती है और ये सब कुछ शांति देख लेती है। वो बाहर जाती है जहां सारे बाराती कुर्सियों पर बैठे थे। तभी उसकी नजर प्रिया की जेठानी काजल पर पड़ती है। काजल बेटा, नेहा का लहंगा फट गया, वो बहुत रो रही है, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। हाँ हाँ आंटी जी, क्यों नहीं। अरे बहन, नेहा भी तो इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर है, उसे ही बोल देती। उस औरत की बात सुनकर काजल को थोड़ी हैरानी तो होती है, पर वो प्रिया के पास जाती है। प्रिया, आंटी बता रही थी कि तुम्हारी बहन भी बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर है, फिर भी तुमने इतना साधारण लहंगा लिया। वो मुझे ज्यादा भारी कपड़े पसंद नहीं, इसीलिए मैंने अपने लिए सिंपल लहंगा लिया था। चलो कोई बात नहीं, घर में कोई सिलाई मशीन है तो दे दो, मैं भी तुम्हारा लहंगा ठीक कर देती हूँ। प्रिया काजल को हाथ वाली सिलाई मशीन लाकर देती है, जिसका इस्तेमाल कर काजल उसका लहंगा ठीक कर देती है और कुछ ही देर में प्रिया शादी करके अपने गरीब ससुराल जाती है और अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है। तो इसलिए वो प्रिया को बुलाने उसके कमरे में जाती है, जहां काजल अपनी देवरानी को सिंपल साड़ी पहने देखती है और साथ में देखती है बेड पर पड़ी सिंपल साड़ियां और 2 सूट को, तो बड़ी हैरान होती है। प्रिया, आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुमने इतनी सिंपल साड़ी पहनी है और ये सारे कपड़े भी बड़े सिंपल से हैं। तुम्हारी बहन फैशन डिजाइनर है, पर तुम इतने सादे कपड़े क्यों पहनती हो। हाँ दीदी, मैंने आपको बताया था ना, मुझे सिंपल कपड़े ही पसंद है और मेरी दीदी बहुत चटक मटक कपड़े बनाती है जो मुझे नहीं पसंद। चलो कोई बात नहीं। कुछ ही देर में प्रिया सबके लिए खाना बनाती है और सभी खाना खा के तो आ गई, पर मैं तेरी शॉपिंग नहीं करवाऊंगी। तूने अपनी मर्जी से उस गरीब लड़के से शादी कर रही है ना, तो तू अपनी शादी की शॉपिंग भी खुद कर और जब सारी शॉपिंग हो जाए तो इस मॉल में आ जाना, मैं यहीं बैठी मिलूंगी तुझे। इतना बोल नेहा सामने मॉल में जाकर बैठ जाती है और बेचारी प्रिया अकेली शॉपिंग करती है। उसे कपड़ों की ज्यादा पहचान नहीं थी, इसलिए वो बाहर पटरी मार्केट से ही सिर्फ 4 सिंपल साड़ी और 1-2 सूट ले लेती है। पर दीदी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिंपल कपड़े ही पसंद है। हो ना हो, इन दोनों बहन के बीच कुछ तो हुआ है, पर कोई बात नहीं, मैं भी तो दर्जी हूँ, अपनी देवरानी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, फिर चाहे वो कुछ भी बोले। अपनी जेठानी का ये प्यार देख प्रिया को काफी अच्छा लगता है और अगले दिन प्रिया अपनी जेठानी का बनाया फ्रॉक सूट पहनकर पग फेरे के लिए अपने मायके जाती है और 2-3 दिन बाद। अरे दिवाकर, बहू को छोड़कर आया है तो क्या लेने नहीं जाएगा। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, आज शाम को मैं और देवर जी मेरी देवरानी को लेने उनके मायके जा रहे हैं और मैंने अपनी देवरानी जी के लिए देखो कितनी प्यारी साड़ी बनाई है। अच्छा ठीक है, अब जाओ। अब कुछ ही देर में काजल दिवाकर के साथ प्रिया को लेने उसके मायके जाती है, जहां पहले से ही मोहल्ले की 3 औरतें बैठी होती हैं। जहां पहुंचते ही काजल अपनी साड़ी प्रिया को दिखाती है और जब बेटा आप लोग बैठो। इतना बोल शांति रसोई में जाती है और घर आई सारी औरतें भी वहां से चली जाती हैं और काजल और दिवाकर दोनों बैठते हैं। प्रिया, ये लो तुम्हारी साड़ी, इसे पहनकर चलना और अब तुम भी तैयार हो जाओ, थोड़ी ही देर में हमें निकलना भी है। प्रिया तैयार होने के लिए कमरे में जाती है और काजल रसोई में जाकर शांति से बात करती है। माताजी, मैं शादी वाले दिन से देख रही हूँ, दोनों बहनों में इतना मनमुटाव है। आज भी नेहा अपनी बहन से ऐसे बात करके गई है और सब ऐसे क्यों कह रहे थे कि बहन से अच्छी जेठानी है। भला जेठानी बहन की बराबरी कैसे कर सकती है। बेटा तुम्हें क्या बताऊं, मेरी दोनों बेटियां जब छोटी थी तभी इनके पिताजी गुजर गए। बड़ी मुश्किल और गरीबी झेल कर मैंने इन दोनों को पढ़ाया। मेरी बड़ी बेटी हर चीज में तेज थी और उसने पढ़ाई पूरी करके फैशन डिजाइनर का कोर्स किया, एक अमीर इंसान से शादी की और आज एक लग्जरी लाइफ जी रही है। पर प्रिया पढ़ने में नालायक थी और उसने शादी भी गरीब घर में करी, इसीलिए इसकी बड़ी बहन इससे नाराज रहती है। अच्छा ये बात है, अब मुझे ही सब कुछ ठीक करना होगा। कुछ ही देर में काजल दिवाकर प्रिया के साथ ससुराल आती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और काजल खाली समय में बैठकर नई नई डिजाइन के कपड़े बनाती है अपनी देवरानी के लिए। प्रिया,
देखो मैंने ये पिंक कलर का नए स्टाइल का स्कर्ट और टॉप बनाया, पहन कर आओ। प्रिया उसे पहन कर आती है। वाओ जेठानी जी, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। प्रिया देखो, ये अभी फुल लेंथ का गाउन बना रही हूँ, इसे कल पहन कर दिखाना। ठीक है दीदी। इसी तरह से काजल अब अगले दिन तक दूसरी ड्रेस भी बना लेती है और प्रिया उसे पहनकर अपने पति से फोटो सेशन करवाती है। अपनी देवरानी को देख काजल बहुत खुश होती है और एक दिन शांति और नेहा को अपने घर अपने बर्थडे पर बुलाती है। माँ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं नहीं जाने वाली उस गरीब के घर। अगर उसने मेरी बात मानी होती तो आज वो किसी अच्छे घर की बहू होती। ये तुम दोनों बहन के बीच की नाराजगी है, लोगों के सामने दिखाना बंद करो। तुम्हें मेरी कसम है, अपनी बहन के ससुराल चल। अपनी माँ की कसम की वजह से नेहा प्रिया के ससुराल जाती है। अपनी बहन को देखकर जितनी ज्यादा खुश प्रिया होती है उतनी ही ज्यादा नाराज नेहा होती है। वहीं काजल खाने में सब कुछ नेहा की पसंद का बनाती है और सब बैठते हैं। अरे बहू, आज तुम दोनों ने मिलकर इतना सारा खाना बनाया है। हाँ माँ जी, आज मेरा जन्मदिन है, हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में तो नहीं जा सकते, पर अपने घर आए मेहमानों की पसंद का खाना तो बना सकते हैं। आज मैंने सब कुछ नेहा की पसंद का बनाया है। दीदी खाओ ना। नहीं, मेरा पेट भरा है माँ, काफी देर हो गई है हमें यहाँ आए हुए, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे बहुत से काम है। दीदी आप चले जाना, हम आपको रोकेंगे नहीं, पर मेरी भाभी ने आपके लिए एक गिफ्ट तैयार किया है, वो लेती जाना। दिवाकर के कहने पर नेहा कुछ देर और रुकती है। कुछ देर में काजल एक प्यारा सा गाउन लेकर आती है जिसे देख नेहा बड़ी हैरान होती है। ये गाउन मैंने बनाया है, मेरा भी बचपन से सपना था कि मैं एक बड़ी डिजाइनर बनूं, पर गरीबी और हालात ऐसे थे कि दर्जी बनकर रह गई। पर मैंने अपने शौक नहीं मरने दिए। माना कि हम गरीब हैं पर दिल से अमीर है। जरूरी नहीं कि जहां पैसा हो वहीं इज्जत और प्यार हो। इंसान को लग्जरी लाइफ से पहले अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनना चाहिए और शायद प्रिया ने वही किया। काजल की यह बात सुनकर नेहा को अपने ससुराल की याद आती है, जहां उसे इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर और पैसा कमाने के बाद भी उसकी सास से इज्जत नहीं मिल रही है। पता नहीं क्या देखकर शादी कर ली मेरे बेटे ने तुझसे। तू कितनी बड़ी डिजाइनर क्यों ना बन जाए, कहलाएगी तो एक दर्जी ही, और मेरे घर में दर्जी की जगह नहीं है। एक बार खुद को देख और एक बार हमें देख, मेरे बेटे की बदौलत अमीर हुई है तू। नेहा ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी प्रिया नेहा से कहती है, दीदी प्लीज मना मत करना, जेठानी जी ने इस ड्रेस को बनाने में दिन रात एक कर दिया है। मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई। मैं इस ड्रेस को कब से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं और तुम्हारी जेठानी बिल्कुल सही कह रही है। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे फैसले को गलत कहा। तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। मैं चाहती हूँ कि बस मेरी बहन खुश रहे। मैं तो बस इतना चाहती थी कि जो गरीबी और स्ट्रगल बचपन से